दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में जो उम्मीद की जा रही थी, जो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे, उस अपेक्षा से भी बेहतर नतीजे ओवैसी ने दर्ज कराए। पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनावों में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में जीत ओवैसी ने हासिल की, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 वार्डों की तुलना में बहुत अधिक है। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और इतना ही नहीं, पार्टी की कुल जीत की संख्या एनसीपी, शरद पवार और MNS से भी ज्यादा है और कई नगर निकायों में AIMIM ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी महाराष्ट्र की स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ये जो जलवा असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया, ये जो असर असदुद्दीन ओवैसी छोड़ रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र या बिहार तक सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये पश्चिम बंगाल में भी है और ये आसाम में भी है। क्योंकि भारतीय राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भूमिका को लेकर हाल के सालों में बहुत चर्चा हो रही है और खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी की 5 सीटों की जीत के बाद तो यह चर्चा और बढ़ गई है। और न सिर्फ चर्चा बढ़ी है, बल्कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो इंडिया ब्लॉक में है नहीं, न ये लोग उन्हें लेते हैं और जाने की तो ख्वाहिश इन्होंने जताई, लेकिन वो लोग लेते नहीं हैं। लेकिन ले नहीं रहे तो इसमें कोई कद्दू में तीर नहीं मार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक को बिहार में तगड़ी चुनौती दी। 25 से ज्यादा सीटों पर वो इसलिए हारे चूंकि असदुद्दीन ओवैसी मैदान में थे। 5 सीटें वो इसलिए जीते चूंकि अपने दम पर जीते। 6 सीटें बिहार में मांग रहे थे, जो तेजस्वी यादव दे नहीं पाए। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर पहले ही सिर फुटबॉल थी इंडिया ब्लॉक में ही, तो वहां तो कोई संभावना की नहीं जा सकती। अपने दम पर अगर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं तो आप देखिए कि उसका असर भी वो छोड़ रहे हैं। और यह सबसे ज्यादा तकलीफ की बात इंडिया ब्लॉक के लिए है। इंडिया ब्लॉक अगर गठबंधन नहीं कर पाता है असदुद्दीन ओवैसी से, तो वो अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा। और अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में मिली सफलता से इस चर्चा को और आगे इसने बढ़ा दिया है। चर्चा को सवाल उठ रहा है कि क्या AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी सेकुलर पार्टियों का विकल्प असदुद्दीन ओवैसी बन गए हैं? क्योंकि जहां जहां ओवैसी जीत रहे हैं, वहां वहां यही पार्टियां जीतती थी। चाहे सीमांचल में 5 सीटें जीतने की बात हो जहां RJD कांग्रेस जीतती थी, या भी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अबू आजमी की खुद की विधानसभा सीट कि अगर नगर निकाय में असदुद्दीन ओवैसी बाजी मार ले रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक क्या इधर शिफ्ट हो रहा है? या और जो पार्टियां हैं जहां जहां इंडिया ब्लॉक के दलों का दबदबा था, वहां पर ओवैसी अगर अपना दबदबा बना रहे हैं, तो क्या यह कहना गलत है कि सेकुलर पार्टियों का विकल्प वो बन रहे हैं? तो क्या यह देश बीजेपी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी AIMIM की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी और एक तरफ हार्डकोर मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी। क्योंकि सेकुलर पार्टियों के नेता AIMIM को बी टीम कहकर मजाक उड़ाते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने साबित कर दिया ओवैसी ने कि हम BCD टीम नहीं, हम A टीम हैं। लेकिन यह मजाक उन पर अब भारी भी पड़ रहा है। जिस तरह बिहार के बाद महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुसलमानों में पैठ बनाई, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही नहीं, आने वाले दिनों में TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों और महाराष्ट्र के नगर निगम और BMC चुनावों ने साफ कर दिया कि मुस्लिम समुदाय AIMIM जैसी पार्टियों को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुकाबले अधिक पसंद कर रहा है। मुसलमान सीधी सीधी बात कर रहा है कि ये जो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष का चोंगा पहने
चोला पहनकर खड़ी हैं, लेकिन एक आदमी है जो सीधी सीधी बात कर रहा है, तो ये लोग ओवैसी के साथ जा रहे हैं। यही वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। भाई अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर जिले की सीट पर भी दबदबा बना लेते हैं और बुलंदशहर की सीट पर भी दबदबा बना लेते हैं, तो ये दबदबा क्यों है? क्योंकि यहां भी मुसलमान है और वहां भी मुसलमान है। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों, मसलन मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, हिजाब मस्जिद विवाद, वक्फ बिल, इस पर खुलकर बोलने से हिचकती हैं, बचती हैं। वो चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता, कोई भी हो। उन्हें यह लगता है कि हिंदू वोटर्स इससे नाराज हो जाएंगे, और इस प्रकार का डर खासकर बीजेपी के उत्थान के बाद, जब बीजेपी ने और बड़ा आकार देश की राजनीति में लिया, उसके बाद से सेकुलर पार्टियों को लगातार यह डर उनका बढ़ रहा है। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों में यह भावना पैदा की है कि वो सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ओवैसी जैसे नेता इन मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बोलते हैं। आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी को, बहुत बेबाकी से वो अपनी राय रखते हैं, जो युवाओं को आकर्षित भी करता है। जो नए लड़के हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, वो इस बात से आकर्षित होते हैं। और ओवैसी बार बार कहते रहे कि ये पार्टियां मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने का काम करती हैं। ये बात उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कही, जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश हुई इंडिया ब्लॉक की तरफ से। और यह बात वो उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं कि यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, कि मुसलमानों से बस दरी बिछवाना चाहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वोट तो लेते हैं मुसलमानों से, पर उनके फायदे के लिए काम नहीं करते और सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं देते। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देती हैं, खासकर जीतने वाली सीटों पर। अब बिहार 2025 के चुनाव को देखें तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स कम दिए। एआईएमआईएम खुद मुस्लिम लीडरशिप देती है, जिससे समुदाय को एक प्राउड फीलिंग आती है कि भाई कम से कम हमारे समाज के आदमी को तो खड़ा कर रहा है ये चुनाव में, जो हमारे मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ये बात मुसलमान सोचते हैं। मैं तो खुद बिहार गया था और सीमांचल में गया था, वहां मैंने खुद लोगों से बात की थी, चाहे वो अररिया हो, चाहे सीवान हो, चाहे कटिहार हो, लोग इस बात को मानते थे। मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं की कमी लगातार बनी हुई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी इलाका हो। सेकुलर पार्टियां चुनावी वादे करती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। यह बात बिल्कुल साफ है और मुसलमान इस बात को समझ भी रहे हैं। पहले मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए सेकुलर पार्टियों को वोट देते थे कि चलो भाई कैसे तैसे करके बीजेपी ना आए सत्ता, इसलिए इनको वोट दे देते हैं, यानी कि डर से। लेकिन बार बार हार और कमजोर प्रदर्शन से यह निराशा बढ़ी है। अब वो क्या सोच रहे हैं? अब वो सोचते हैं कि विरोध में रहना ही है तो मजबूत आवाज वाली पार्टी चुने, जो कम से कम खुलकर हमारे लिए बोल तो रही है, डंके की चोट पर अपनी आवाज तो बुलंद कर रही है, इनकी तरह आधी बात मुंह में और आधी बात बाहर तो नहीं कर रही। ओवैसी की इंडियन फर्स्ट छवि और संवैधानिक तर्क युवाओं को पसंद आते हैं। सोशल मीडिया पर ओवैसी के भाषण वायरल होते हैं, जो बौद्धिक और कॉन्फिडेंट छवि वाला नेता उनको बनाते हैं। ओवैसी संसद या टीवी डिबेट्स और रैलियों में मुसलमानों के मुद्दे जैसे भेदभाव, वक्फ कानून, हिजाब, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, इन पर बिना डरे बोलते हैं और साफ तौर पर बोलते हैं कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें चिन्हित किया जाता है और परेशान किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के जिन मामलों में सेकुलर पार्टियां चुप रहती हैं, उन मुद्दों पर ओवैसी खुलकर बोलते हैं। पढ़े लिखे हैं, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, और उनकी यह क्षमता उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रही है। वो संविधान पर आधारित तर्क देते हैं, न कि सिर्फ भावनात्मक अपील। युवा उन्हें इंटेलेक्चुअल रेसिस्टेंस का प्रतीक भी मानते हैं और एक ऐसा नेता जो हिंदू राष्ट्रवाद के सामने डट कर खड़ा है। अच्छा, बीजेपी के लिए भी ओवैसी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ओवैसी जितना मजबूत होंगे, ये तमाम पार्टियां जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी से उतना कमजोर होंगी। तो बीजेपी के लिए भी ओवैसी बहुत अच्छे हैं। ये भी बात मैं आपको छोटी सी इसमें बता दूं। हिंसा या चरमपंथ से जो नेता दूर रहता है, वो शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास पर फोकस करता है, न कि सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर। और युवाओं को यह सब पसंद आता है और युवा उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो मुस्लिम पहचान को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ता है।
आपको याद होगा जब पाकिस्तान से अभी दो दो हाथ हुआ मई के महीने में पिछले साल, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जितनी तीखी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया उतना तो शायद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों ने नहीं कहा। यानी कि जो मुस्लिम पहचान है उसे सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ा, ठीक वैसे ही जिसे बीजेपी अपनी हिंदू पहचान को राष्ट्रवाद से जोड़ती है। और इंडियन फर्स्ट का स्टैंड असदुद्दीन ओवैसी ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो पाकिस्तान की आलोचना करने में ओवैसी सभी सेकुलर पार्टियों से आगे रहे, लेकिन इसका फोकस मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के विकास, अधिकारों और अत्याचारों पर भी इस राजनीति का रहा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, जहां मुसलमान वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस से एआईएमआईएम में शिफ्ट हुआ। साफ देखने लगा कि मुसलमान अब सेकुलर पार्टियों को सिर्फ बेटर ऑप्शन मानते हैं, न कि पहली पसंद। ओवैसी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचार पर सेकुलर पार्टियों की चुप्पी ने एआईएमआईएम को मौका दिया है। यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने 100 सीटों से कम पे 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर मुस्लिम वोटर्स मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गए। 2024 में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को पूरा रास्ता साफ करके दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लड़िए और जीतिए। ओवैसी नहीं लड़े तो अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए, और 2022 में जब ओवैसी 95 सीटों पर लड़े तो दर्जनों सीटों पर हार भी गए, सिर्फ ओवैसी की वजह से। और 2022 में स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट अखिलेश यादव को मिला, लेकिन सत्ता से दूर रहे। सवाल यह कि क्या 2027 में भी ऐसा होगा? कहा नहीं जा सकता। यूपी जिन 73 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से ज्यादा है, वहां ओवैसी के कैंडिडेट इस बार मुसलमानों में भी उम्मीद बढ़ी हुई दिखती है। एआईएमआईएम की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से हैदराबाद आधारित पार्टी रही। 2014 से यह राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है, खासकर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब पश्चिम बंगाल, आसाम। पार्टी खुद को सेकुलर बताती है और हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट देती है, जैसा 2022 के यूपी चुनावों में 4 हिंदू कैंडिडेट दिए, या अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कई हिंदू कैंडिडेट दिए। लेकिन इनका जो फोकस है वो मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के विकास, अधिकारों और अत्याचारों पर है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने जब 5 सीटें जीती, तभी से यह लगने लगा था कि अब असदुद्दीन ओवैसी का जो कद है वो भारत की राजनीति में एक बड़ा आकार ले रहा है। और उन्होंने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में यह बता भी दिया कि अगर आप हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अकेले अपने दम पर लड़के बीजेपी को हराएंगे भी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यह बात असदुद्दीन ओवैसी के इस स्टैंड से साफ नजर आती है। जब अभी हाल ही में उनसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो आपका क्या सोचना है, क्या आप कहेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी वो मजा चखाने को तैयार हैं, जहां पर 30% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। और पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए एक संभावित खतरा बन सकती है। और अगर वो खतरा नहीं बनना चाहती, ममता बनर्जी टीएमसी को खतरे के तौर पर नहीं देखना चाहती, तो फिर गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है।